हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज अब हम लोग उसी चैप्टर के आगे का कंटिन्यूएशन करने जा रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू जावा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 है। उसका एक यूनिट 1 जो पार्ट है वो हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, ये सब कवर किया था उसमें। उसकी भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, उससे आप देख सकते हो। ठीक है, और इस पार्ट में हम लोग ये सारे टॉपिक्स ये सब कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब जावा के इंट्रोडक्शन से देखिए। पहले तो हम लोगों को सिखाया गया थोड़ा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्यूटर पे इंट्रोडक्शन थोड़ा बताया और उस सब के बारे में बताया। कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में बताया, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन से टाइप्स की होती हैं और ये सब बताया। फिर उसके बाद आपका जावा का इंट्रोडक्शन शुरू हो गया। ठीक है, तो जावा के इंट्रोडक्शन में फिर आपको ये आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता दिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, क्योंकि जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसलिए पहले बेसिक्स थोड़े से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बताने पड़ते हैं। तो उन्होंने पहले बेसिक्स बता दिए, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, और फिर उसके बाद वो लोग जावा पे आए, जो हमारा मेन टॉपिक है क्लास 9th 10th और 11th का। जहाँ तक 11th का मुझे नहीं पता, बट 9th और 10th का है। ठीक है, 9th और 10th में कंप्यूटर में जावा है मेनली स्कूलों में। ठीक है, तो अब इसमें शुरू करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन में हमारा यही आएगा, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसको डेवलप किया था जेम्स गोसलिंग ने। ठीक है, ये जो जेम्स गोसलिंग थे, ये इन्होंने आपका बनाया था ये सन माइक्रो सिस्टम्स में बनाया था। जब सन माइक्रो सिस्टम्स में काम करते थे तब अपने कलीग्स के साथ मिलके। ठीक है, कलीग्स के साथ इन्होंने मिलकर के बनाया था सन माइक्रो सिस्टम्स में, जो अभी जहाँ तक ओरेकल के पास है। ओरेकल एक कंपनी का नाम है। ठीक है, इसके पास है। 1991 में बनाया था। इसका ओरिजिनली नाम ओक था, OAK। ठीक है, इसका नाम ओरिजिनली ओक था। और जो सन माइक्रो सिस्टम्स है, ये तुम्हारा लोकेटेड है USA में। ठीक है, USA में लोकेटेड है। जो जावा बनाई गई थी वो स्पेशली बनाई गई थी वेबसाइट्स और इस सब के रिलेटेड उसके लिए, काम के लिए। ठीक है, जैसे वेबसाइट्स के अंदर आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, तो उसी वेबसाइट को जैसे बनाने के लिए जावा को डेवलप किया गया था। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट, उसको मतलब कि होता नहीं, कोई चीज़ बनी किसी और चीज़ के लिए होती है और यूज़ उसका कुछ और करने लग जाते हैं, तो वो फिर उसी यूज़ में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही हुआ कि जावा को उन्होंने सोचा था कि दैट जावा को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करेंगे वेब डेवलपमेंट में। वेब की जो आपकी वो होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं और जो सब फाइल्स होती हैं, HTML फाइल्स होती हैं, उन सबको डेवलप करने में। बट यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट हो गया। इसने एक तरीके से C और C++ को रिप्लेस कर दिया, जो एक नॉर्मल आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी उस टाइम की, पीक में जो चल रही थी, जो सबसे एडवांस उस समय जो चल रही थी, वो C और C++ लैंग्वेज थी, जिसको इसने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिला जो ऐसा लैंग्वेज। ठीक है, मतलब कि नॉट ऐसा वेब ब्राउज़र की लैंग्वेज, वेब की लैंग्वेज, बट ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ऐप्स बनाने के, उसमें ऐप क्रिएशन में और इस सब में। ठीक है, यूज़ अभी भी ये दोनों में हो सकती है, बट मोस्टली लोग ऐप डेवलपमेंट में ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये है जेम्स गोसलिंग के बारे में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने ही पूरा नहीं बनाया था, इनके कलीग्स का भी साथ था उसमें। बट ये है कि मेनली वर्क इन्होंने किया, तो इन्हीं को पूरा रिवॉर्ड मतलब मिल गया, इन्हीं का नाम आ गया। ठीक है, तो ये भी कंप्यूटर साइंस किया था, BSc ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी से। ठीक है, ज़्यादा कुछ में समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके अंदर
बस ये समझने की ज़रूरत है दैट ही वॉज ऑल्सो सेलेक्टेड टू द यूनाइटेड स्टेट नेशनल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग फॉर दिस अचीवमेंट। ठीक है, इसी अचीवमेंट के लिए ना यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, में सेलेक्ट किया गया था इसी अचीवमेंट की वजह से। ठीक है, और फिर इनको अपॉइंट कर लिया था एज ऑफिसर, और एक हाईएस्ट एक ऑनर दिया था, क्या बोलते हैं उसको, सिटीजन का। ठीक है, कनाडा में रहते थे तो कनाडा के उसमें हाईएस्ट ऑनर दिया था, ऑर्डर ऑफ कनाडा करके है, वो ऑनर इनको दिया था। ठीक है, पता नहीं ऑनर का नाम है या फिर कोई वो है ऑफिसर को पोस्ट टाइप में है, मुझे नहीं पता इससे, सर इतने अच्छे से मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अब इंट्रोडक्शन तो हो गया, तो और अब इसके बाद अब जानते हैं फीचर्स, जावा के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया कि जावा क्या है, किस तरीके से है, बट अब फीचर्स इसमें क्या क्या हैं। ठीक है, तो इसकी फीचर्स हैं कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ये देखिए पहले से ही हम लोग पढ़ चुके हैं, जो बेसिक्स है, इनहेरिटेंस है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एनकैप्सुलेशन है। तो इसमें इन सब का यूज़ होता है, इन सब की चीज़ों को इसके अंदर कंपाइल करके, मतलब कि इस लैंग्वेज में आप इन सब का यूज़ कर सकते हो इफेक्टिवली। ठीक है, जो भी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होगी उसमें आप ये सबका मतलब रोल है, मतलब कि आप उसके अंदर डाटा एब्स्ट्रैक्शन का भी यूज़ कर सकते हो, इनहेरिटेंस का भी, पॉलीमॉर्फिज्म का भी, इनकैप्सुलेशन का भी। ठीक है, तो ये अब जावा कंपाइलर की और इंटरप्रेटर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो जावा कंपाइलर और इंटरप्रेटर में एक मेजर डिफरेंस रहता है कि जैसे जो अदर लैंग्वेजेस में कंपाइलर और इंटरप्रेटर रहते हैं वो बिल्कुल अलग अलग वर्क करते हैं, बट जावा में ऐसा नहीं है। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर कंपाइलर और इंटरप्रेटर साथ में वर्क करता है। ठीक है, तो जो पहले जावा जो प्रोग्राम है, देखो यहाँ पे तुम्हें सिंपली लिख के दिया गया है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा अलग थोड़ी इसमें जाएंगे तो आपकी बुक में जहाँ तक इसको ऐसे लिखा होगा कि सोर्स कोड करके लिखा होगा, सोर्स कोड जावा प्रोग्राम की जगह लिखा होगा जावा सोर्स कोड या सोर्स कोड। ठीक है, फिर उसके बाद एक कंपाइलर में इंटरप्रेट होता है, फिर बनता है जावा बाइट कोड। ठीक है, जावा बाइट कोड और बाइट कोड, अरे सॉरी, मतलब कि जो बाइट कोड है वो और मशीन कोड दोनों अलग हैं। ठीक है, जैसे जावा प्रोग्राम है तो जावा प्रोग्राम को जैसे ही बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया तो वो एक मतलब कि एक इंटरमीडिएट स्टेट में चला गया, एक एडवांस स्टेट में चला गया। लो लेवल लैंग्वेज से एक एडवांस स्टेट में है, वो लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में एक स्टेट है, उसमें है ये बाइट कोड। ठीक है, मतलब कि ना ही ये लो लेवल लैंग्वेज में गया मशीन कोड में और ना ही ये हाई लेवल लैंग्वेज में, ये एक बीच के दोनों के बीच में एक जगह पर है। ठीक है, अब ये पूरी तरीके से मशीन कोड नहीं बना है, जिसको जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है मशीन कोड उसमें नहीं गया है, अभी ये बीच ही में अटका हुआ है। ठीक है, तो अब इसको इसके आगे निकालने के लिए इसको ज़रूरत है आपका इंटरप्रेटर की। ठीक है, यहाँ पे जावा जो बाइट कोड है इसको इंटरप्रेटर एक्सेप्ट करेगा और फिर इसको जावा, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है जावा इंटरप्रेटर फॉर, अब आपके डिवाइस पे डिपेंड करता है कि आपका विंडोज़ का है, ल्यूनिक्स का है, मैक का है, तो उसी के हिसाब से ये कन्वर्ट करके आपके उस सिस्टम को दे देगा। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जैसे जावा इंटरप्रेटर फॉर विंडोज़, मैक, ल्यूनिक्स, मतलब कंपाइलर सब में होगा ना, तो ये अलग अलग क्यों, तो ये अलग अलग इसलिए कि कुछ डिवाइसेस, मतलब कि कुछ जो कंप्यूटर होते हैं उनकी कुछ रिकमेंडेशन या डिमांड्स कुछ अलग होती हैं कि वो किसी और तरीके से समझेगा, या मशीन कोड उसके अंदर कोई एडवांस मशीन कोड चाहिए, या फिर कोई ऐसा, जैसे कि हर वैरायटी होती है। जैसे अगर आप कोई भी चीज़ लेने जाओ, जैसे आप ले लो, आप अगर टूथब्रश लेने गए तो टूथब्रश की कई सारी आपको वैरायटी मिल जाएंगी, डिज़ाइन मिल जाएंगी, बहुत सारे अलग अलग साइजेस के मिल जाएंगे। तो उसी के जैसे मशीन कोड में भी ऐसा ही होता है, जैसे विंडोज़ का अलग है मशीन कोड थोड़ा सा,
ल्यूनिक्स का थोड़ा सा अलग है, मैक का थोड़ा सा अलग है, ठीक है। मतलब कि विंडोज़ आपका ल्यूनिक्स का नहीं समझ सकता और ल्यूनिक्स मैक का नहीं समझ सकता, ठीक है, ऐसे करके है। तो अब आगे बढ़ते हैं JVM पे, ठीक है। तो JVM एक तरीके से जो जावा का जो JVM होता है, ठीक है, जावा का JVM, देखो JVM मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन, ठीक। JVM का सिंपल मीनिंग होती है जावा वर्चुअल मशीन। ये जो JVM है यही है इंटरप्रेटर, ठीक है। इंटरप्रेटर का जो काम है वो ये JVM ही करता है। इंटरप्रेटर का काम JVM का है। और JVM में इस एक और ख़ास बात है कि जैसे कोई भी लैंग्वेज है तो किसी भी लैंग्वेज का जो सोर्स कोड है, मतलब कि एक सेकेंड, सोर्स कोड नहीं, जो भी जैसे जो मैंने अभी आपको बताया जावा बाइट कोड, ठीक है। ये जो जावा बाइट कोड है ये अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग होता है। जैसे कि जावा बाइट कोड है तो जैसे किसी जैसे पाइथन में ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा पाइथन बाइट कोड, रूबी में ले लिया तो रूबी बाइट कोड, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके ये जो बाइट कोड है इसकी वैरायटीज बदलती जाएंगी, ठीक है। तो ये जो JVM है ये नॉन जावा इन्वायरमेंट को भी सपोर्ट करता है, मतलब कि जो जावा की लैंग्वेज के बाइट कोड नहीं है उसको भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि वैरायटीज़ होती हैं बाइट कोड इन सब में, तो ऐसे इन सब के अंदर वैरायटीज़ हैं। और बट JVM जो है वो इन सबको बाइट कोड में कन्वर्ट करके दे सकता है, ठीक है। वो इन सबको बाइट कोड कन्वर्ट करके दे सकता है और वो भी उसके डिवाइस पे डिपेंड करेगा कि उसके डिवाइस का JVM उसमें इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, ठीक है, वो डिपेंड उस पर करता है। तो एक तरीके से जैसे आपके पास JVM है, उसका क्या बोलते हैं जावा का JVM है, तो आप फिर आपको जो JVM है तो अभी आपको बस कंपाइलर की ज़रूरत होगी किसी और लैंग्वेज की, मतलब कि पाइथन की जैसे आपको करनी है तो पाइथन की बस आपको कंपाइलर की ज़रूरत होगी और बाकी वो सब अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। कंपाइलर से इंटरप्रेटर के पास जाएगा और इंटरप्रेटर JVM है, ठीक है, ये भी काम करता है। अब आती है बात आपका JDK की। JDK का सबसे मेनली फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो JDK का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। अब ये 1.3 की बात कर रहे हैं, अब 1.3 और ये सब वर्जन तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ये ज़रूर पता है कि जो मेनली इसके अंदर यूज़ होता है वो है java.util, ठीक है। मेनली जो आपको अभी ऐसा बेसिक लर्नर जो आपको अच्छे से यूज़ करनी है वो आपको java.util में आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है। java.util में मिल जाएगी। java.io भी वैसे ही है, सेम टू सेम है लगभग, ठीक है। बस इसके अंदर क्या बोलते हैं IO के अंदर आपका स्ट्रीम्स होती हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स, ऐसे अभी नहीं समझ में आएगा, अभी आगे जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा थोड़ा, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ बफर स्ट्रीम और ये सब स्ट्रीम्स करके उसके अंदर थोड़ा, मतलब जो आप प्रोग्राम लिखते हो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। लेकिन वही आप अगर प्रोग्राम जावा यूटिल में लिखोगे तो प्रोग्राम थोड़ा छोटा हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम हो जाती है, मतलब जो बड़े बड़े भारी भारी शब्द होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदा रहता है यूटिल का यूज़ करने का। लेकिन जैसे कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं तो उसके अंदर जावा IO यूज़ करना पड़ता है, बट वो अभी कोर्स में नहीं होगा, तो कोर्स में नहीं होगा और वो अभी 9th के लेवल का है भी नहीं, तो पढ़ाने से कोई मतलब, उसको बताने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आप जैसे कोई जावा में जैसे कोई भी आपको जावा लाइब्रेरी कोई इंसर्ट करनी है, जैसे java.util है, तो आपको ऐसे ही नहीं कि जावा डॉट इसके अंदर से कोई इंसर्ट करना है तो java.util से नहीं लिखना पड़ेगा। उसको इंसर्ट करने के लिए देखो, जैसे आप किसी को बुला रहे हो तो आपको ऐसे बुलाना पड़ेगा कि आपको किसी को बुलाना है तो आप बुलाओगे जैसे कि आपको कोई डॉग है, ठीक है, देखिए आपको कोई डॉग है, पेट डॉग है, जिसका नाम आप कुछ भी रख लो, अभी के लिए हम लोग X मान रहे हैं, ठीक है। तो डॉग का नाम X है तो आप उसको बुलाओगे X इधर आओ, ठीक है।
तो यहाँ पे जो X है वो आपकी डॉग का नेम है, ठीक है, नेम ऑफ योर डॉग। तो नेम ऑफ योर डॉग, और फिर आपने कौन सा वर्ड यूज़ किया कि एक कीवर्ड यूज़ किया जिसका नाम था इधर आओ, ठीक है। तो वो जो कीवर्ड है इधर आओ, वो उस कीवर्ड की जगह पे यूज़ होगा इम्पोर्ट, ठीक है। इम्पोर्ट मतलब कि डालना, रखना, ठीक है, इम्पोर्ट कर देना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, इंडिया में इम्पोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट हुआ इंडिया से, ठीक है, ऐसे करके आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है इम्पोर्ट, फिर जावा, इम्पोर्ट के बाद स्पेस, फिर जावा डॉट यूटिल, और फिर उसके बाद डॉट, फिर एस्ट्रिक्स लगाना है, ठीक है, एस्ट्रिक्स लगाना, एस्ट्रिक्स समझ में नहीं आएगा, रुको, अच्छा, एस्ट्रिक्स तो मल्टीप्लिकेशन वाला साइन होता है, तो आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। एस्ट्रिक्स अभी मैं बताऊंगा, अभी मुझे मैं प्रोग्रामिंग करवाऊंगा तो उसके अंदर मैं बता दूंगा। अभी तो वैसे भी ये छोटे सा ये चल रहा है, अभी इसका मैं प्रैक्टिकल भी करवा दूँगा। अगर वैसे मेरे हिसाब से तो इसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे नहीं, जहाँ तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें नहीं है, ठीक है। तो मैं बड़ा भी एक प्रैक्टिकल करवा दूंगा हेलो वर्ल्ड एक बेसिक प्रोग्राम का, ठीक है। अभी इसी के बाद तो जावा और ये सब बता दिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर दूसरी भी क्लासेस होती हैं, जैसे मतलब क्या होता है, क्लासेस नहीं, लाइब्रेरीज हैं। जावा वैसे भी जावा एक वाइड नंबर ऑफ लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है आपके वर्क करने के लिए, ठीक है। वैसे एक बात है कि जावा के अंदर आप खुद भी एक लाइब्रेरी बना सकते हो, जहाँ जितना मुझे पता है जावा के अंदर आप खुद भी लाइब्रेरी बना सकते हो अगर आपको आता है तो, ठीक है। अब लेकिन आप लोग के स्टैंडर्ड का भी ये सब नहीं बताया है, तो लीव इट असाइड, ठीक है। तो इसके अंदर बाकी भी हैं, जैसे java.lang है, java.io है, java.lang आपका क्या बोलते हैं इसको, java.lang सबसे बेसिक आ जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं लाइब्रेरी में सबसे बेसिक आ जाता है। अगर आप कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं भी करोगे तब भी java.lang अपने आप ही इंपोर्ट हो जाता है, डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही वहीं पे पहले से ही रहता है, ठीक है। java.io है, java.applet है। एपलेट आपका वेब सपोर्ट में, वेब उसमें डेवलपमेंट में मदद करता है, जैसे आपको वेब के उसमें कुछ बनाना है, वेबसाइट पे रिलेटेड ऐसे कुछ, तो उसमें मदद करता है, ठीक है। java.net भी URL को सपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे कि इसका यूज़ आपको तब समझ में आएगा जब आप कुछ वेब डेवलपमेंट टाइप में कुछ पढ़ोगे, तो तब आपको इसका वो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका एक बेसिक सा यूज़ बता दे रहा हूँ java.net का। java.net आपका जैसे कोई जैसे अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो या कंप्यूटर यूज़ करते हो, तो फिर आपको गूगल का जब यूज़ करोगे तो उसके अंदर एक वो होता है, वर्ड होता है, जब आप लेफ़्ट क्लिक करोगे अपने माउस से जब लेफ़्ट क्लिक करोगे तो उसमें एक आपको ऑप्शन मिलता है इंटरसेप्ट का। इंटरसेप्ट पे जब क्लिक करके वहाँ पे जो URL लिखे रहते हैं उसमें से कोई एक URL, जैसे कोई इमेज है तो उस इमेज का URL अगर आप कॉपी करके इसमें java.net क्लास उसका क्या बोलते हैं लाइब्रेरी का यूज़ करके अगर आप वो URL पेस्ट करते हो, तो URL नहीं, उसका जो इंफॉर्मेशन जो इमेज थी वो इमेज ही आपकी लाइव प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि ये नहीं है ये आपने वो कोड में प्रिंट कर दिया तो वो इमेज प्रिंट हो गई कोड में, समझे, कोड में नहीं होगी, जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो एग्जीक्यूट करने के बाद आपको वहाँ पे दिखेगी, ठीक है। तो ये होता है, बट इसको ट्राई मत करना, मैंने इसको ट्राई करने की कोशिश की, मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो और ये आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम भी कर सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ बी कॉन्शियस while doing these things, ट्राई ना करना, वैसे भी तुम्हारे पास अभी फ्यूचर नहीं होगा तो ट्राई करने की कोई गुंजाइश नहीं है, अगर है तब भी इसको इग्नोर करना, ज़्यादा इतना ट्राई मत करना, पहले इसको देख के सीख लो फिर ट्राई करना।
अब java.awt उसके लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI इस सब के लिए यूज़ होती है। मतलब जैसे आपको कोई गेम बनाना है या कुछ इमेजेस का यूज़ करना है, इमेजेस बनानी है, खुद से इमेजेस बनानी, क्रिएट करनी है, तो आपको java.awt का आप यूज़ कर सकते हो। इसके बारे में पढ़ सकते हो कैसे यूज़ करना है ये सब, ठीक है। इससे अब जैसे ग्राफिक्स आपको डेवलप करनी है, जैसे आप जावा प्रोग्रामर बनना चाह रहे हो और चाहते हो गेम्स डेवलप करना, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी क्लास है, आपके लिए एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, ठीक है। इससे आप बहुत हेल्प ले सकते हो। java.txt है, फिर java.math है। java.math का थोड़ा यूज़ है, थोड़ा क्या इसका तो यूज़ है ही है, मतलब कि मैथमेटिकल सारे फंक्शंस में इसी का यूज़ पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ अब डॉट लगा दिए, जावा लाइब्रेरी इन JDK का समापन होता है, ठीक है। अब जावा रिजर्व्ड वर्ड्स आते हैं, ठीक है। जावा रिजर्व्ड वर्ड्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम करते समय यूज़ किए जाते हैं। जैसे इसमें से कुछ वर्ड्स वहाँ क्या बोलते हैं आपकी बुक में दिए होंगे, ठीक है। केस है, स्विच है, एल्स, ब्रेक, स्टैटिक, डू, कॉन्स, ठीक है। थ्रोज, फ्लोट, कैर, ट्राई, INT, डबल, वॉइड, गोटो, फॉर, वाइल, न्यू, इम्पोर्ट, बूलियन, लॉन्ग, एक, बाइट, पैकेज, प्राइवेट, कैश, शॉर्ट, पब्लिक, क्लास, रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये सब आपके रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। रिजर्व्ड वर्ड्स मतलब कि जो आपके बचा के रखे हुए हैं, ठीक है। इन वर्ड्स का आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग में ही यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो प्रोग्राम की आप बीच में यूज़ कर सकते हो, ना कि आप इसको किसी क्या बोलते हैं क्लास में। अभी एक और भी चीज़ है, क्लास नेम का जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी मैं बताऊंगा। क्लास नेम के रिस्ट्रिक्शन में एक बहुत मेन रोल प्ले करता है जावा रिजर्व्ड वर्ड्स, ठीक है। जावा रिजर्व्ड वर्ड्स का यूज़ नहीं करना होता है क्लास नेम और इस सब में, ठीक है। जावा रिजर्व्ड वर्ड्स ये वो वर्ड्स हैं जो जावा ने खुद रिजर्व करके रखे हैं अपनी प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, सही हाई लेवल लैंग्वेज की जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग सिंपल बना दी गई है। इंग्लिश फ्रेजेस, वर्ड्स, सेंटेंसेस और इन सब का यूज़ करके वो और आसान बना दी गई है, ताकि हम लोग उसमें आराम से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और इस सब को सॉल्व कर सकें। तो इस वजह से ये सब रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जो इन प्रोग्रामिंग में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि प्रोग्रामिंग में इंग्लिश वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो ये वो इंग्लिश वर्ड्स हैं जो प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं, जिनकी एक स्पेशल मीनिंग है अकॉर्डिंग टू जावा, ठीक है। हमारे लिए अलग मीनिंग है, बट अकॉर्डिंग टू जावा ये एक अलग ही मीनिंग है, ठीक है, डिफरेंट है। जावा इनको डिफरेंट तरीके से देखता है, ठीक है। तो अब इसके आगे क्या है, अब फिर आ जाता है जावा एप्लेट और फिर जावा एप्लीकेशन, ठीक है। जावा एप्लेट फिर आपका वही होता है इंटरनेट बेस्ड, ठीक है। जावा एप्लेट ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे ज़्यादा जावा एप्लेट बस HTML पेज जो होते हैं उनको बनाने में हेल्प करता है और ये सब, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था जावा बनी ही बेसिकली उसके लिए थी, वेब डेवलपमेंट के लिए बनी थी, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट के ही रिलेटेड है एप्लेट। एप्लेट का मतलब ये है कि वेब रिलेटेड और इंटरनेट रिलेटेड, ठीक है। और फिर आता है जावा एप्लीकेशन। जावा एप्लीकेशन जैसे C++ और C जिसको यूज़ किया जाता था। जावा से पहले C और C++ को यूज़ किया जाता था, अब उसकी जगह जावा को यूज़ करने लगे जावा एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो उसी के बारे में इसमें बताया, ठीक है। फिर आया था बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको जब मैं अभी प्रैक्टिकल कराऊंगा तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर भी आसान है, ठीक है। अब क्लास नेम रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। क्लास नेम रिस्ट्रिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लो, ठीक है, जो लिखा हुआ है। मैंने से उतनी वही चीज़ें लिखी जो मेन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे आउटपुट स्टेटमेंट जो है ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कैसे इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लास
नेम रिस्ट्रिक्शन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते क्लास नेम क्या बोलते हैं, हाँ क्लास नेम में, बिकॉज जो जावा के रिजर्व वर्ड्स हैं, ठीक है, जावा ने उनको बचा के रखा है जिससे वो जो प्रोग्रामिंग हो वो और इजी हो जाए। तो इस वजह से आप उनको नॉर्मल उसमें आप यूज़ नहीं कर सकते, क्लास नेम में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर साथ ही साथ आप कोई, अरे क्या हुआ, साथ ही साथ आप कोई डिजिट को यूज़ नहीं कर सकते स्टार्टिंग में। जैसे आपका नेम कोई स्टार्ट हो रहा है तो आप उसमें डिजिट्स स्टार्टिंग में उसमें ना डिजिट्स यूज़ कर सकते हो ना स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हो। स्पेशल कैरेक्टर मतलब क्या हुआ, तो स्पेशल कैरेक्टर मतलब होता है जैसे कॉमा है, फुल स्टॉप है, @ है, हैशटैग है, और भी जितने भी आपके साइंस होते हैं, एंड का, और का मतलब एंड का, और जो डिवाइड का साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, प्लस माइनस जितने भी साइन होते हैं, नंबर होते हैं, उन सबको आप स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे स्पेशल कैरेक्टर्स का जहाँ तक यूज़ कर ही नहीं सकते नेम देने में, डिजिट्स का तो नंबर्स का तो तब भी यूज़ कर सकते हैं आप, बीच में आखिरी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। फिर आ जाता है आपका BlueJ, ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग विद BlueJ। जावा प्रोग्रामिंग विद BlueJ कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। जावा प्रोग्रामिंग विद BlueJ कुछ नहीं है। ये मैं अभी प्रैक्टिकल व्यू दिखा दूँगा, मेरे पास जो BlueJ है मैं BlueJ पे ही करके दिखा दूँगा, खोल के दिखा दूँगा, सब कुछ करके दिखा दूँगा, ठीक है। तो और फिर हम लोग आ जाते हैं आउटपुट स्टेटमेंट पे, ठीक है। तो आउटपुट स्टेटमेंट का देखो मैंने कितना बढ़िया एग्जांपल दे रखा है तुम्हारे स्क्रीन के सामने, ठीक है। आउटपुट स्टेटमेंट ये होती है system.out.print, ठीक है। system.out.print इसको रट लो, एक तरीके से कंठस्थ कर लो, जप लो माला की तरह, ठीक है। इसको याद कर लो, ये हर जगह यूज़ होनी है, चाहे 10th में पहुँच जाए चाहे 9th में रहो, कोई इससे मतलब नहीं है, इसका यूज़ होना ही होना है, ठीक है। system.out.print, ठीक है। ये जो ये डबल कॉमास लगे हैं इसके अंदर तुम जो भी लिखोगे, ठीक है, सबसे पहले तो तुम्हारा सिंटैक्स जो है वो सिंटैक्स तुम्हारा इतना ही है, system.out.print, और फिर ये क्या बोलते हैं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, इतना ही है तुम्हारा सिंटैक्स, ठीक है। और बाकी जो तुम इसके अंदर ये लिखा है मैंने हेलो वर्ल्ड, तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जो भी मैं यहाँ लिखूँगा वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ये दो उसके बीच में सेमीकोलन, अरे सॉरी सेमीकोलन बोल दिया, डबल कोट्स, ये दो डबल कोट्स लगे हैं इनके बीच में जो लिखूँगा वो प्रिंट हो जाएगा एज अ स्टेटमेंट, ठीक है। अब अगर जैसे कोई डिजिट आपने उसके अंदर स्टोर कर दी है वो करनी है प्रिंट या ऐसा कुछ, तो उसका अभी बताएंगे क्योंकि अभी वो आया ही नहीं है वो सेक्शन, ठीक है। तो अभी नहीं, अभी बताने में बहुत जल्दी हो जाएगी और फिर समझ में भी नहीं आएगा। system.out.println, फिर मैंने यहाँ पे ऐसे ही ये लिखा, ठीक है, प्रिंट लिखा, और फिर ये जो प्लस का साइन है ये यूज़ होता है ऐड करने में दो सेंटेंसेस को। यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे स्पेस दे रखा है, दूसरे में मैंने ये लिख रखा है, तो इससे बीच में स्पेस ऐड हो जाता है, ठीक है। और इस ऐड का साइन दबा के आप कोई जैसे कोई वेरिएबल भी लिख सकते हो, जैसे आपने कोई वैल्यू स्टोर करी थी ए में, तो वो वैल्यू भी आप प्रिंट करा सकते हो। जैसे मैंने ये लिख दिया और यहाँ पे ये ब्रैकेट ये जो कोट्स के बाद मैंने प्लस लगा के वो लिख दिया, नेम लिख दिया वेरिएबल का, ए लिख दिया। जैसे ए मैंने वैल्यू स्टोर करी थी, मैंने ए लिख दिया, तो ए में तो ए की वैल्यू भी आ जाएगी और ये वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग भी आ जाएगा, ठीक है। बट आपने अगर ये डबल कोट्स के दोनों डबल कोट्स के अंदर लिख दिया तो वो ऐसे का ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसे ये हो जाता है, ठीक है। और प्रिंट में ये देखो यहाँ पे मैंने प्रिंट का यूज़ किया है, और नीचे देखो जहाँ मैंने प्रिंट ln का यूज़ किया है, तो डिफरेंस तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रिंट यूज़ करोगे तो वो सेम ही लाइन में आउटपुट दे देगा, ठीक है। और वही प्रिंट ln का यूज़ करोगे तो वो आपको जस्ट डिफरेंट लाइन में आउटपुट देगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट ln, ठीक है, प्रिंट ln का यूज़ किया, हेलो वर्ल्ड उसने ऊपर किया, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग उसने जस्ट नीचे कर दिया, उसको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं जावा का क्या मतलब कि एक बेसिक सा एक प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है।
ब्लू जे का, ठीक है। हेलो वर्ल्ड ही का काफ़ी है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं ब्लू जे का प्रोग्राम, ठीक है। तो ये देखो आप देख सकते हो मैंने ब्लू जे खोल लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लास बनानी है, तो अब हम क्या करें, देखो मेरे माउस का पॉइंटर देख ही रहा होगा, ठीक है। तो ये देखो न्यू क्लास है, इस पर टैप करो, आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा ब्लू जे क्रिएट न्यू क्लास, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे आपको अगर देखना है जो मैंने क्लास रिस्ट्रिक्शंस बताए थे, तो ये देखो नॉट अ वैलिड क्लास है, कोई भी देखो इलिजिट डाल दोगे तो आपका नहीं मिलेगा। स्पेशल कैरेक्टर कोई भी डाल के देख लो, ठीक है। ये देखो नहीं ले रहा है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर डाल लो नहीं लेगा, ठीक है। तो आप इसको एक नॉर्मल सा नेम देते, जैसे अब इसको नेम देना चाह रहे हैं हम हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो हेलो, देखो देख लो एक बार, देखो ये तो इनवैलिड बता रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये वैलिड होना चाहिए। दरअसल जो स्पेस है ये उसके अंदर नहीं लिया जाता, स्पेस इसके अंदर जावा के अंदर अलाउड नहीं है, स्पेस की जगह आप इसका यूज़ कर सकते हो अंडरस्कोर का, ठीक है। तो हम ये खोलते हैं, ठीक है। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है, ये कमेंट्स हैं, ठीक है, ये कमेंट हैं, ये जो साइन बना है ये डॉक्यूमेंट कमेंट का है, ठीक है। अब इसके बारे में नहीं पता होगा, ठीक है, तो लीव इट, इसको हटा देते हैं। ये आपकी क्लास है, ये पब्लिक क्लास, ठीक है, जिसके बारे में मैंने बताया था एक क्लास है, ठीक है। पहले क्लास आता है, फिर ये दोनों ब्रैकेट आते हैं, फिर इसके अंदर ये सब लिखा जाता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम लोग को एक प्रोग्राम लिखना है बेसिक्स, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम लोग लिखेंगे क्लास तो हो गई, तो अब इसमें लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम। देखो अब ये डिपेंड करता है, डिपेंड नहीं करता है, लिखना तो पड़ता है उसे, बट कुछ केसेस में लिखना नहीं पड़ता है। वैसे मैक्सिमम केसेस पे आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये लिखना है कि नहीं लिखना, स्ट्रिंग args, ठीक है। मैंने गड़बड़ कर दी, रुक गया, मैंने गलत जैसे लगा दिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने होते हैं, ये बात याद रखना, वरना मेरी तरह गड़बड़ हो जाएगी इसमें। ध्यान से देख लो, ठीक है, हो गया। तो अब जैसे यहाँ पे हम लोगों को दिखाते हैं कि वैल्यू कैसे एंटर करी जाती है, int, ठीक है, int a इज इक्वल टू, ऐसे भी कर सकते हैं, int a इज इक्वल टू 5, ठीक है, 5 हो गया। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैं प्रिंटलन का मैक्सिमम पे यूज़ करता हूँ, आप लोगों को कोशिश किया करो प्रिंटलन पे यूज़ किया करो, ठीक है। प्रिंट का ज़्यादा वैसे कोई काम नहीं आता, प्रिंटलन से साफ हो जाता है, नेक्स्ट लाइन पे दूसरी प्रिंट होती, तो इस वजह से थोड़ा सा चीज़ थोड़ी अच्छी लगती है देखने में। बट अगर जैसा आउटपुट मांगा है और उसके अंदर आउटपुट में उसके अंदर पहले से ही लिखा है कि आपको प्रिंट का यूज़ करना है, या फिर उसमें कंडीशन ही ऐसी कि प्रिंट का यूज़ करना ही पड़ेगा, तो ऑफकोर्स सब करना चाहिए, ठीक है। तो अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अब इसके अंदर लिखते हैं वेलकम टू प्रोग्राम, ठीक है। तो अब ये प्रिंट हो जाएगा, तो अब इसको प्लस करके ये लिख देते हैं, ठीक है। तो अब ये इसकी यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब ठीक है, तो अब इसको कंपाइल करते हैं,
कंपाइल हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, और यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ठीक है, इसको दबाया। अब यहाँ पे ये ऊपर वाले पे नहीं जाना है, ये दूसरे वाले पे जब दबाओगे तब ये कंपाइल होगा, ठीक है। अब इसमें आप ओके दबा दो, कंपाइल हो गया। वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग, और ये फाइल्स के अंदर बिल्कुल सट के दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें स्पेस नहीं दिया था, इस वजह से सट के दिखा रहा है। अगर मैं यहीं पे एक और प्लस लगा के यहाँ पे दो वो लगा के क्या बोलते हैं उसको, हाँ, डबल कोट्स लगा के इसके बीच में स्पेस दे दूँ, तो अब आप देखो, रुको एक सेकंड, हाँ हो गया। अब आप देखोगे कि इनके बीच में स्पेस आ जाएगा, ये देखो, अब इसके बीच में स्पेस आ गया, ठीक है। तो अब मैं 2 नंबर को ऐड करने वाला भी दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ ये 1 नंबर हुआ, और ये हो गया दूसरा नंबर, बी जैसे कर लो ना, ठीक है, 45, ठीक है। अब जैसे आपको नहीं मन है कोई और तीसरी चीज़ बना के, जैसे होता नहीं है, जैसे ए कर दिया, बी कर दिया, अब मुझे ए और बी का सम दिखाना है, तो आप तो नॉर्मल अगर जो बेसिक वाले होंगे प्रोग्रामर, वो क्या करेंगे, यहाँ पे वो यहाँ पे सोचेंगे कि एक सी बनाते हैं, INT करके एक सी बना देते हैं, सी में ए और बी को जोड़ के उसमें println में system.out.print में या println में उसके अंदर लिख देंगे वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग प्लस ये जो भी है, या फिर डायरेक्ट ही हम लोग ये लिख देंगे, जैसे सी लिख देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस सिंपली भी कर सकते हो, जैसे आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी ये सब नहीं करना आपको, सिर्फ जैसे आपको इन दोनों का सम चाहिए, ठीक है, इन दोनों का सम चाहिए, तो आप एक तरीका ये है कि एक ऐसे बना लो, INT सी बना लो, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी कर दो, और ये system.out.println में बीच में सी लिख दो, बस काफ़ी, ठीक है। प्रिंट कर दो, देखो कोई एरर कुछ नहीं आ रहा, देख रहे हो, और ये देखो अब प्रिंट मारो, ठीक है, ये देखो आंसर आ गया, 50 आ गया आंसर, ठीक है। अब यहीं पे एक और इसको करने का तरीका है कि आपको जैसे सी बनाना ही नहीं है, मैं बहुत आलसी हूँ, मुझे मन नहीं है सी बनाने का, ठीक है, डायरेक्ट मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा अंदर, इसी के अंदर मैं लिखूंगा ए प्लस बी, ठीक, लिख दिया मैंने ए प्लस बी, ठीक है, हो गया। इसको कंपाइल कर दूँगा, बस भाई हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये लो 50 फिर आ गया, समझे, ऐसे होता है। और अगर जैसे यहीं पे आपको कोई स्टेटमेंट भी लिखनी होती है, जैसे मुझे इसके आगे कोई स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है, तो ये लगाए डबल कोट्स, ये अब देखो, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी, देखो, क्योंकि मुझे ए प्लस बी पूरा चाहिए ना, मैं ये तो चाहता नहीं हूँ कि ए और बी दोनों एक साथ आगे पीछे जुड़ जाएं। आगे पीछे जोड़ने का मतलब, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा A5 है, B45 है, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, 50 आएगा, ठीक है। बट अगर आप इन दोनों को आगे पीछे से जोड़ दोगे तो मतलब कि 545 हो जाएगा, ठीक है, 5 आगे आ जाएगा और 45 उसके पीछे आ जाएगा, 545 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे जो जावा होता है और जो बाकी सारी चीज़ होती है वो बॉड मास का रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, करली ब्रेस और इन सब का यूज़ बिल्कुल मत करना, ये मत सोचिए कि बॉड मास का यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि करली ब्रेसेस का और इन सब का यूज़ करते हैं, वो नॉर्मल ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है, नॉर्मल ब्रेसेस जो ये वाले आपके ब्रेसेस होते हैं इन्हीं का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ए प्लस बी को यहाँ से हटा के मैं इन ब्रेसेस, नए ब्रेसेस जो मैंने बनाए इसके अंदर मैं कर दूँगा, ठीक है। और ये जो मैंने ये जो डबल कोट्स लगाए थे, अब इसके अंदर मैं स्टेटमेंट लिख दूँगा कि द सम ऑफ ए एंड बी इज, और ये थोड़ा सा मैंने स्पेस दे दिया, यहाँ पे स्पेस वाला भी जोड़ देता हूँ, प्लस देखिए उसमें बीच स्पेस देखिए यहाँ पे, ठीक है, हो गया। अब इसको कंपाइल कर देता हूँ, हो गया सक्सेसफुली। अब
अब इससे बाहर आते हैं, ठीक है, क्लोज कर देते हैं इसको यहीं से। अब इसको वापस से शुरू देखते हैं, कंपाइल करते हैं। देखो द सम ऑफ द, ये मैंने क्या कर दिया, ए नेड कर दिया एंड की जगह, ठीक है। तो रुको मैं उसको सही कर देता हूँ, मेरी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी। ए एंड बी इज, ठीक है, ये लोग ये सही हो गया, ए एंड बी इज 50, ठीक है। तो ये आया आपकी डिस्प्ले विंडो, ठीक है। तो इसके अंदर ये भी रहता है कि ये सारे एरर्स और सबको नीचे लिस्ट कर देता है। अगर इसके अंदर से कोई एरर होता है, जैसे मैं यहाँ पे ये ना लगाता और इसको ऐसे कंपाइल कर देता, सेमीकोलन ना लगाता, कंपाइल करता, तो ये देखो मुझे एरर दिखा रहा है, ठीक है। सेमीकोलन इसके अंदर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। और एक और चीज़ के अंदर मेजर रोल प्ले करती जो होती है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ठीक है। स्मॉल लेटर बेसिकली जावा जो होती है वो स्मॉल लेटर पे बेस्ड है। जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो स्मॉल लेटर में लिखो बिंदास होके, ठीक है। तो स्मॉल लेटर में हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है, बस कुछ एक्सेप्शंस थोड़े से याद रखने पड़ते हैं, जैसे कि कुछ कैपिटल लेटर्स वाले याद रखने पड़ते हैं, स्मॉल लेटर वाले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्मॉल में सब कुछ, ठीक है। कैपिटल लेटर वाले कुछ याद कर लो, जैसे कि ये सिस्टम डॉट आउट में ये एस कैपिटल होता है, और अभी भी तुमको कोई और आगे भी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। तो उसमें भी होता है। तो चलो बस इतना काफ़ी है आज के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।